आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं तारिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। औरंगाबाद में नारेगांव के अंदर मौजूद हूं। आज पूरे देश में दो चर्चाएं बहुत ज़्यादा चल रही हैं। एक मुस्लिम महिला आरक्षण और महाराष्ट्र की बात करें तो मुस्लिम आरक्षण। और इसके ऊपर हर पार्टी हर नेता अपनी अपनी राय दे रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। जिस शख्सियत के पास मैं बैठा हूँ ये साइफ खान बाबा पठान है और ये हमेशा चर्चा में रहते हैं। अब लोग शायद दर्शक देख रहे होंगे, अब कुछ लोग कमेंट में भी करते हैं कि बहुत बड़ा नेता है क्या, आमदार है क्या। लेकिन सवाल ये साहब, बात छोटे बड़े की नहीं आती है। बात ये आती है कि बोला किस तरह जा रहा है, आवाज़ उठ रही है। और जब ये आवाज़ उठाते हैं तब इसका माहौल क्रिएट होता है। ये भी औरंगाबाद शहर में देखा जा रहा है। तो हमारा मकसद ये है कि इस आरक्षण पे इनकी राय भी ली जाए, वो राय को जनता के सामने रखा जाए और एक माहौल तैयार हो। फिर इनको देख के कोई और लोग उठे, फिर कोई और लोग उठे, फिर कोई और लोग उठे और एक माहौल क्रिएट हो लोकशाही माध्यम से। यही एक हमारा मकसद है। बाबा, हमारे चैनल में आपका स्वागत, खैर मकता है। बाबा, हमने देखा, हमने ओबीसी का आरक्षण के लिए आपने आवाज़ उठाए थे, तो खाली आवाज़ कहाँ तक उठाए थे? खाली निवेदन दे के आप खामोश हो गए या कुछ चालू है? देखो, आप मीडिया के माध्यम से आप देख रहे हैं, मेरा रेगुलर जो है तो आरक्षण के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह जो है तो पूरा मुद्दा यानी टोटल चालू है। यानी निवेदन के ऊपर मैंने तकरीबन बोले तो 5 से 7 निवेदन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह दे चुका हूँ। और अब मैं बहुत असल में जो है तो आपके मीडिया के माध्यम से आज बहुत खोल के बात करूँगा और बहुत साफ़ सुथरी बात करूँगा। आज मेरा आपको बुलाने का मकसद, आज जो दिल में है आज खोल कर बोलूँगा जी। आज देखो, आज 70 साल मुसलमान जो है तो आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं। आपने देखा है 70 साल से मुसलमान जो है तो आरक्षण के लिए लड़ते आ रहे हैं। और कई मुसलमान सत्ता पे रहे, कई मुसलमान सत्ता के अंदर रहे बड़े, यानी यहाँ तक कि हमारे महाराष्ट्र के अंदर मुसलमान मुख्यमंत्री भी रह चुका है, खासदार रहे, आमदार रहे, मंत्रियाँ रहे, ये रहे, सब रहा। और मसला हमारा जो है तो आरक्षण का मुद्दा चल रहा है। जब भी इलेक्शन आते कोई ना कोई मुद्दा सामने नज़र आता है, चाहे वो बीजेपी लाओ या फिर दीगर पार्टियाँ लाओ, ये देखने को मिलता है। और हम देख रहे हैं, हमारे उम्र के एतबार से हम देख रहे हैं, तो जब भी मसले चले यानी जनता को जो है तो गुमराह करने की जो साजिश रचते हैं ये राजकारणी लोग, तो वो देखने को मिलता है। बाज़ लोग जो है तो हमारे जो है तो जनता भोली वाली होती है, चाहे वो किसी समाज की हो, या हिंदू हो या मुस्लिम हो या दलित हो या बात समाज की हो। तो ये बड़े बड़े लोग जो ओहदे के रखने वाले होते हैं, खासदार, मंत्री, आमदार जो है तो ये पब्लिक को जो है तो गुमराह करने का काम करती है। अब मैं बताऊँ आपको, मैं मुद्दे की बात बता रहा हूँ और बहुत पॉइंट की बात है। आज 5% का आरक्षण के लिए हम यानी रोड पर आ रहे जी। रोड पर आ रहे, क्यों आ रहे, इसकी वजह बताइए आप। नहीं मिल रहा बोल के आ रहे हैं ना बाबा। कौन बोलता नहीं मिल रहा? अरे ऑलरेडी मुसलमानों को 5% आरक्षण मिल चुका है। हाँ, कोर्ट के माध्यम से। हाँ जी जी। अरे भाई, मुसलमानों को, ये मैं बता रहा हूँ मीडिया के माध्यम से, लोगों की भी समझ में बैठ जाए क्या वैसे मुसलमानों के लिए जो राजनेता जो है ना, अभी जैसा इलेक्शन आ रहे हैं, चाहे वो कल भी मेरी जो है तो हुसैन दलवी से बहस हुई, मतलब दलवी साहब, मैंने उनको पूछा सवाल कि भाई तुम यानी 2 बार खासदार रहे और 1 बार मंत्री रहे, तो इस वक्त आपने मुद्दा क्यों नहीं उठाया? मैंने वहाँ जब उनकी जब कश्मकशी, तो मेरे जवाब को जो तो आनाकानी करने लगे। मैंने पूछा भाई, कहीं कैसे मुसलमान हैं, कहीं पार्टियाँ के अंदर मुसलमान रहे, कांग्रेस में रहे, राष्ट्रवादी में रहे, समाजवादी में रहे, एमआईएम के अंदर रहे। ये मुद्दा जब आता है, जब इलेक्शन करीब आते कि लोगों को गुरु यानी देखो भाई, हमारे जो है तो बड़े नेता लोग हैं, हमारे लिए आवाज़ उठा रहे और जनता को रल गलाने का जो काम करते हैं। तो मैं बता दूँ कि आपको ऑलरेडी जो है तो आरक्षण मिल चुका है, ये बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। हमारा मसला है, जितने बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता है, पढ़े लिखे हैं, हमारे कई वकील भी है, बड़े बड़े वकील आए, बड़े बड़े कोर्ट के अंदर है, हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है, सेशन कोर्ट में है, जुडिशल कोर्ट के अंदर हमारे वकीला कई हज़ारों के तादाद के अंदर है। तो एक मशवरा उनसे, मेरे एक कहना है, उनसे एक मशवरा करके एक रब्ता करना, उनके जो है तो उनके ये लेना और कोर्ट के अंदर एक इसकी पिटीशन दाखिल करना कि कोर्ट से तुम क्या उसको जो है तो फिर से वापस आरक्षण ले नहीं सकते क्या? बहुत आसान तरीका है। लेकिन कौन क्या करेगा, इनको तो उनकी अपनी दुकान चमकाना है। मैं जब भी बोलता हूँ, खोल कर बोलता हूँ, राजकीय पक्षी जो तो मुद्दे जो दबा कर रखते हैं ना, ये इसलिए उछालने के वास्ते रखते हैं कि जब हमारा वक्त है, यानी जब हमारी दुकान लगाने का टाइम आ जाए, तो ये मुद्दे हम जो तो उस वक्त जो है तो इसको जो तो उछालने का काम करें और मार्केट में लाने का काम करें। तो ये मुद्दे राजकीय लोगों के चलते रहते हैं। बाबा, ये तो एक आरक्षण की बात हुई। अब सवाल ये है कि इसमें और अलग अलग पार्टियां आ रही है
अब आप बोले जैसे आपने राय दी वकील का पैनल तैयार करो, तो सवाल ये कि इसमें और क्या कर सकते हैं आपके हिसाब से? अगर औरंगाबाद की राजनीति की बात करें, अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग नेता है, कैसा आना चाहिए? हो सकता है आपकी कोई बात उनकी समझ में आ जाए। देखो, मैं बहुत पॉइंट की बात करूँगा जी। और बहुत महत्वपूर्ण बात है, और अगर से सबके समझ में आता है तो बहुत बेहतर होगा, और समझ जाए तो भी बेहतर होगा, और नहीं समझे तो फिर कहीं कि हम नहीं रहेंगे। मैं आज का जो मसला चल रहा है, आज का जो मसला है, हर पक्ष वाला क्या चाहता है कि अब मेरी दुकान चमके। जी। एमआईएम वाला चाहता है कि मेरी दुकान चमके, काम कोई भी करो लेकिन दुकान मेरी चमके। कांग्रेस के अंदर मुसलमान नेता है तो वो कोई भी काम करो लेकिन दुकान मेरी चमके। समाजवादी के अंदर वही मसला, राष्ट्रवादी के अंदर वही मसला, शिवसेना के अंदर मुसलमान है वही मसला, बीजेपी के अंदर है वही मसला। तो ये जो है ना, जब मार्केट में आते ही अपनी दुकान चमकाने के अंदर वो उसकी तंगड़ी पकड़ के घिसता है, वो उसकी तंगड़ी पकड़ के घिसता है। यही मुद्दा है। मेरी जो प्लानिंग है और जो मेरा टेक्निकल पॉइंट है, मैं चाहता हूँ एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जो राजकीय पक्ष से हटके हो, जिसका राजकारण से कोई ताल्लुक ना हो, लेकिन ऐसे सुशिक्षित लोग जो ग्रेजुएट होते हैं, जो हर मुद्दा जानते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, यानी पूरा रेगुलर जानने वाले लोग हो, इसके अंदर जो जानकारी रखने वाले हो, ऐसी लोगों की कमेटी बनाया जाए। और पूरे पक्ष के लोग, जो भी किसके अंदर, शिवसेना के अंदर मुसलमान हो या बीजेपी के अंदर मुसलमान हो या कांग्रेस के अंदर हो या एमआईएम के अंदर हो, तो मैं समझता वो दिन दूर नहीं है जो मसला हमारा रुका हुआ है, और उसको जो है तो मार्केट में लाने के लिए खुद वक्त नहीं लगेगा। मुसलमान को 100% आरक्षण, 5% जो तो 100% मिलना ही मिलना है, और बहुत जल्दी मिलेगा इंशाल्लाह, मेरे को उसकी उम्मीद है। बाबा, ये तो होगा ओबीसी आरक्षण की बात। अब आते हैं जो तो महिला आरक्षण। अभी आपने देखा होगा लोकसभा के अंदर कि मुसलमान महिलाओं का आरक्षण के लिए बहुत तवील बहस चली वो, तो उसके ऊपर क्या कहेंगे? क्या मुसलमानों की औरतों को अब सियासत में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? इसके ऊपर कई लोग कुछ भी राय, अलग अलग राय दे रहे हैं। बतौर एक सामाजिक कार्यकर्ता, आप भी काफ़ी आपकी भी उम्र ज़्यादा है, आपने काफ़ी सियासत को करीब से देखा है, अच्छे बुरे हालात को देखा है, तो आपकी ज़िंदगी की सियासी तजुर्बे की रोशनी में आप क्या समझते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है? देखो, अल्हम्दुलिल्लाह, जो अपने मुद्दे की बात, आरक्षण की बात मैं 2 दिन से सुन रहा था, मुस्लिम आरक्षण यानी लेडीज़ के बारे में, तो बहुत अच्छी बात है। मैं असद साहब की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ, और मैं उनको अकाबरीन भी मानता हूँ, क्योंकि उनका एक वक्त मैंने देखा था, जैसा हम जब यहाँ एक मोर्चा था जी। एक मोर्चे के अंदर में जब मैं इज़्ज़त उसी वक्त से, इज़्ज़त बहुत उनकी जो मेरे जो दिल में इज़्ज़त है, उस वक्त से बहुत ज़्यादा इज़्ज़त बढ़ चुकी थी। यहाँ पे एक पुतले के अंदर हार डालने के बारे में उनको कहा गया था, वो थोड़ा सा नज़रअंदाज कर कहा कि ये शिर्क है, ये मैं काम नहीं करूँगा। तो बहुत मुझे अच्छा लगा था, और पब्लिक भी देख रही थी कि देखो असद साहब का तक़वा कितना ऊँचा है जी। उनके तक़वे के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह उनका मैं जो तो मुरीद बन चुका था कि मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, काश ऐसी सियासत में रहने वाले लोगों को अल्लाह जो है तो ऐसी सलाहियत दे दे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हो सकता है कि मुसलमान की हुकूमत बहुत जल्दी आ जाएगी। तो उस बुनियाद पर मैं उसकी जब इज़्ज़त करता था, लेकिन कल जो मसला मैं जो सुन रहा था तो बड़ा अफसोस और बड़ी फ़िक्रमंद बात और दिल को छुपने वाली बात हुई कि अल्लाह, असद साहब तो बहुत बेहतरीन, या तो मजमे में आकर तो जो है तो दीन और बद अखलाक की जो शराइती बातें करती है तो बहुत अच्छी बात है, और जब मुद्दे आते हैं तो यानी सियासत के अंदर आ जाते हैं। ये 2 पहलू की चलने वाले लोग जो है तो कभी धोखादायक होते हैं जी। ये जब कल से जो सुना हो तो अच्छा। उसके बारे में बता रहा हूँ। जी जी। और जो इससे पहले मैंने जो देखा था तो मेरे दिल में मोहब्बत थी, लेकिन कल से जो मेरा 2 दिन से जो तो दिल तड़प रहा था, कुछ मीडिया के माध्यम से मैं ये बोलूँ और जनता के भी समझ में आऊँ। अब ये कहाँ तक दुरुस्त है, तो आप ये आरक्षण के बारे में जो है तो इम्तियाज़ जलील साहब ने और असद साहब ने जो है तो उनके अपोजिट में जो है तो कहा कि भाई हम इसके ख़िलाफ़ है, यानी हिंदू मुस्लिम आरक्षण के बारे में उन्होंने के खिलाफ वोट दिए। और उन्होंने ये बात रखी कि भाई हमारे मुस्लिम महिला को भी आरक्षण चाहिए जी। ये बारे में हमने देखा। तो मैं पूछना चाहता हूँ असद साहब से, पहले मुद्दे की बात करें तो इसकी शरायत इजाज़त देंगी आपको? अगर से शरायत इजाज़त देती है तो इसका फतवा निकाला जाए। जैसा भाई देखते महाराष्ट्र हो या कोई एमपी हो, यूपी हो, बिहार हो, गुजरात हो, कोई भी हो, आज तक कितना मैं बोलता ना राजकीय लोगों ने जी। अपने एतबार से, जितने राजकीय लोग हैं अपने फैमिली को, अपने घर के एतबार से, राज की बात आप जैसा बोलेंगे तो फौजिया खान भी एक खासदार है, लेकिन उनके शौहर डॉक्टर है, सियासत में कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं। जी।
आप पूछेंगे भाई फौजिया खान भी एक खासदार है, मैं आपके बोलने से पहले बोल दे रहा हूँ आपको। अच्छा, मैं बोलने वाला था मैं। हाँ, मुझे पता था आप बोलेंगे कि अबे मुसलमान कौन सा खासदार है, मैं बोलने जा रहा था भाई लेडीज़ कौन सी आमदार है क्या है, तो आप मुझे मालूम था कि आप फौजिया खान की मिसाल देंगे। लेकिन उनके शौहर जो है सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते। उनके शौहर जो है तो जब औरंगाबाद में थे वो डॉक्टरी करते थे और परभनी में जाने के बाद भी उन्होंने डॉक्टरी की। उनकी अहलिया सियासत में है और खासदार भी बनी। मैं खासदार बनी, ठीक है, जैसा उन्होंने कहा कि भाई मौला महिला को इसका जो है तो सहूलत मिलेंगी, ये हर चीज़ की ये होगा कॉलेज में हो या भी। अब फौजिया खान इतने दिन खासदार रहने के बाद मुसलमान को कितना आरक्षण मिला लेडीज़ के अंदर जी, कितना कितना आरक्षण मिला बताइए आप। अभी मैं पूछता फौजिया खान को भी, जैसा असद साहब की सोच है, इम्तियाज़ जलील साहब की सोच है कि मुसलमान को आज ये जो है तो पूरी मैं एक बताता हूँ तुम्हारे मीडिया के माध्यम से। आप बताइए मुझे वक्फ ज़मीन पूरे महाराष्ट्र में क्या पूरे इंडिया में कितनी जगह है? बहुत साहब, कहीं जगह हज़ारों एकड़ ज़मीन है। जी जी और ये मुसलमानों की मिल्कियत है जी। अब ये दावे तो बहुत करते हैं कि भाई मुसलमानों को लेडीज़ को भी आरक्षण मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, फलाना चाहिए। अरे भाई वक्फ की ज़मीन अपने ताबे में लो। और मैं चाहता हूँ आप बड़े बड़े जो तो कॉलेज खोला जाए, बड़े बड़े डॉक्टर मेडिकल कॉलेज खोला जाए। आज तुम देखते हैं तुम्हारे जो कर्नाटक का जो क्या ना मुस्कान का जो मसला चला था, पूरे इंडिया ने इसको देखा था एक हिजाब के बारे में। जब हिजाब के बारे में चला था आपने भी बहुत अच्छी बात की थी। मैं उसका जब से सुना कि भाई असद साहब ने भी इसकी आवाज़ उठाई बहुत बेहतरीन अंदाज से, माशाअल्लाह है कोई हमारे मुसलमान नेता के पास आवाज़ उठाते। लेकिन वो आवाज़ के ऊपर आपको कितनी गैरत आई जी, आपने उसके ऊपर कितने कदम उठाया आप बताओ। तुम अगर से आपको सही वाकई में माने में गैरत आती तो मैं समझता उस तारीख से आप कई मुसलमानों को लड़की के अंदर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, बड़े बड़े टेक्निकल कॉलेज, बड़े बड़े साइंटिस्ट कॉलेज ये खोलते थे। अरे आपने एक उद्घाटन करके गए यहाँ पे, वहाँ पे भी आज जो तो घास सर से ऊंचा जा रहा। एक उद्घाटन करके भाई फलाना 6 महीने में 4 महीने में चालू कर रहे हैं, 4 महीने में चालू हो जाएगा, वो कालस तक आज तक बुनियाद चालू नहीं हुई। हाँ, क्या तुम आरक्षण की बात कर रहे हो असद साहब? आज छोड़ दो ये हिंदू मुस्लिम की सियासत करना। आज ये जो है तो हिंदुस्तान के अंदर जो बंटवारे की जो बातें चल रही है सियासत में, वहाँ पे जो है तो मुद्दे की बात करते हैं हिंदू। तकलीफ आपको नहीं होती है, आम जनता को होती है। इसका भुगतना आप बोलते हैं लेकिन पूरी आम जनता को भुगतना पड़ता है। परेशानी जनता के ऊपर जाती है। आप बोलते हैं अकेले आदमी, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के हमारे आज 40 से 35 तकरीबन आगे पीछे 40 करोड़ हिंदुस्तान के मुसलमानों को इसकी सज़ा भुगतना पड़ती है। आप बोलना छोड़ दीजिए। अगर से कानूनी के एतबार से आप चाहते मुसलमान की, अगर से बिल्कुल आप हमदर्द है, तो मैं चाहूँगा असद साहब, इम्तियाज़ जलील साहब, कोई कॉलेज, बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े टेक्निकल कॉलेज, इंजीनियर कॉलेज, साइंटिस्ट कॉलेज, या आप खोलिए। वाकई में समझूंगा कि इंशाल्लाह आप हमदर्द है कौम के। बाबा जैसा आप कह रहे हैं कि असद साहब वाकई एक अच्छे है, सेकुलर है, तो एक इससे हटके सवाल जहन में आ गया। अभी इंडिया का गठबंधन, इसके अंदर 26-27 पार्टियाँ हैं, तो फिर जब असद साहब जैसा बोले कि भाई अच्छे है, मुसलमानों के नेता है, तो फिर उनको उसमें लिया क्यों नहीं जा रहा है? मतलब ये सवाल ज़रा इससे हटके है, जैसा आप खुद बोले ना, तो क्यों नहीं लिया जा रहा है? देखो ये बहुत पॉलिटिकल लोग जो होते हैं ना बहुत होशियार होते हैं। वो जानते हैं इसमें मुसलमानों का भी नुकसान होगा, हमारे सेकुलर हिंदू भाई का भी नुकसान होगा, दलितों का नुकसान होगा, और मागासवर्ग जाति जितनी भी जाति लोग हैं इनका नुकसान होगा। कैसा नुकसान? नुकसान ऐसा होगा, ये पार्टी को अभी इससे पहले जो है तो बिहार के अंदर एक इलेक्शन हुआ, उसका एक मैं तुमको मिसाल दे रहा हूँ। बिहार के अंदर एक मिसाल हुआ और बड़े बड़े उलमा इकराम ने वहाँ पर बिठाकर असद साहब को कहा कि असद साहब आप 25 सीट आप लड़ा दीजिए, हम आपकी गारंटी लेते हैं, हम आपकी गारंटी लेते हैं 25 के 25 लाएंगे। हो सकता है एक आधी सीट चली जाएगी 24, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ और सबूत के साथ और पुरावा भी दूंगा। 24 सीट 1001 तक का आपकी सीट वहाँ पे जरूर आएंगी जी। तो असद साहब ने कहा कि भाई ठीक है, मीटिंग के अंदर भी बोले कहा देखेंगे सोचते। दूसरे दिन क्या हुआ, किससे बात हुई, किस पे क्या हुआ, किस में साठ गांठ हुई, ये पता नहीं है। जैसा आप तुम बोल रहे ना, पूछे कि भाई इससे नुकसान क्या होगा, मैं बता रहा हूँ आपको नुकसान कितना होता है। कहा कि मैं 100 सीट लड़ाऊंगा। अच्छा, 100 सीट लड़ाऊंगा। दूसरे दिन कहते कि नहीं, मौलाना उलमाए कराम ने कहा कि देखो असद साहब आप जीत कर रहे हो, ये गलत है, एक भी सीट आपकी नहीं आएंगी। आखिर वही तो बाबा वो तो पॉलिटिकल पार्टी है ना, पॉलिटिकल पार्टी अगर 1000 सीट है तो 1000 सीट पे खड़े करेंगे। वो तो जमहूरियत में, लोकशाही में हक है ना, तो उसमें जैसा ये बेखूबी और नालायकी है, यानी अपनी हठधर्मी है। भाई जमहूरियत मानता हूँ, जमहूरियत में भी तुमको इतनी छूट नहीं कि तुम कुछ भी करो, अपनी मनमानी करो, नहीं, यहाँ तक भी छूट नहीं तुम्हारी, लेकिन उसको कुछ देखा जाता। अब मैं बोलूँ यहाँ पे
एक लोक संख्या है जी जहाँ हमारी 20% है ना, वहाँ पे जो तो 60%। जी तो कौन सा दूरस्थ है कि तुम्हारी वहाँ पे सीट आएंगी? तुम बंटवारा कर दे रहे हो वहाँ पे, कुछ कांग्रेस को चल जा रहे, कुछ समाजवादी को चल जा रहे, कोई किसको चल जा रहे, कोई आरजेडी पार्टी को चल जा रहे, तुम्हारे हिस्से में आ रही है, तुम्हारी जमानत जब्त हो जा रही। तो तुमने वहाँ पे भी कम से कम थोड़ा सा अफसोस सोच करने वाली बात है कि वाकई में जो है तो कौम का इसका नुकसान हो रहा है। जो कौम आज जो है तो तुम्हारे बातों पर आकर जो है तो आज मार्केट के अंदर जो है तो मुसीबत काट रही है, सिर्फ महज तुम्हारी वजह से। आज मैं खुला बोल रहा हूँ, ये बात को कट नहीं करना हूँ जी आज हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को जो तकलीफ है सिर्फ एमआईएम की वजह से। मैं खुल के बोल रहा हूँ, ये बात को कभी कट मत करना आपने, जी नहीं तो आप काट दोगे। नहीं आप, हाँ, आप काटोगे। आज मुसलमानों का बंटवारा हुआ, हिंदू हिंदू बन गया, मुसलमान मुसलमान बन गया। साहब सुने क्या, मुसलमान का हरा रंग बन गया और हिंदू का भगवा रहेगा, लाल कलर बीच में लटक गया, जी लाल कलर लटक गया। अरे मैं तो सेकुलर आदमी हूँ, मैं चाहता हूँ तो हमारे गंगा जमुना की तहजीब रखने वाले लोग, हमारे हिंदू भाई, हमारे मुसलमान भाई सदियों से, कई सालों से जो है तो इनकी परंपरा रही, एक साथ में रहे, खाए पिए। मैं भी पूरे हिंदुस्तान का सफ़र कर चुका हूँ, कहीं हिंदुस्तान का सफ़र कर चुका हूँ 2014 से पहले। कहीं मेरा पूरे ऐसा कोई मेरा हिंदुस्तान का कौन सा कोना नहीं होगा वो हिंदुस्तान के अंदर मैंने सफ़र नहीं किया हूँगा। लेकिन देखा है मैंने, हिंदू भाइयों के साथ में रहा, वो इज्जत मिली अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज हम जब जाते वो याद आता 2014 के पहले का वाक़या, और आज समझ में आता है कि वाकई में कितना फ़र्क हो गया। आज कोई भी जाने देखो तो अलग शक की नज़र से देखता है, ये दाढ़ी वाला है। मैं सोचता हूँ साला 2014 से मामला जब सामने आती है तो 2014 सामने आ जाता है। ये इनके मसले जो है थे, इनके क्या साठ गांठ हुआ था ये मुझे नहीं पता, लेकिन वाकई में जब जनता बोलती है तो हकीकत में बोलती है। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ औरंगाबाद के अंदर, शहर के अंदर, आप ख्वाब में भी मत देखो, आप ख्वाबो ख्याल में भी मत सोचो कि तुम्हारे यहाँ पे जो है तो कोई विरोधी पक्षी नेता होगा, तुम्हारा या उप महापौर होगा, या तुम्हारा कोई यहाँ आमदार होगा, या तुम्हारा कोई खासदार होगा। याद रखो हम जो है वो किसको साथ देने वाले हैं, और पूरी औरंगाबाद की जनता, पूरी औरंगाबाद की जनता मैं उस वक्त खोल कर बताऊँगा और उसी वक्त ऐलान करूँगा कि भाई इसको अपने को वोट देना है। पूरे हमारे जितनी भी सोशल वर्कर है, जितनी समाज सेवक है, जितनी हमारी संगठना है, हमारी चर्चा भी हो चुकी है। मैं जो चाहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह वोट उसी को मिलेगा। बाबा जैसा आपने कहा कि ठीक है अब ये एमआईएम करीब 5-10 साल हो गए बाबा, लेकिन करीब कड़वा सच है कि 30-35 साल से कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है या और भी सेकुलर पार्टियां हैं, इनका दौर इक़्तिदार रहा, इनके आमदार रहे, इनके खासदार रहे, महाराष्ट्र में इनकी हुकूमत रही, तो इनके दौर इक़्तिदार में भी जो है तो मुसलमानों को बहुत तकलीफ हुई। यानी यूँ समझ में बहुत खुल के, जैसा आप खुल के बोले ना तो मैं और ज़्यादा खुल के बोलता है कि मुसलमानों को सिवाय खपाने उसका काम ही नहीं हुआ, तो फिर उससे ज़्यादा तो नुकसानदेह ये पार्टियाँ हैं। जैसा आप एमआईएम को टारगेट कर रहे हो उस बेसिस में इनका जवाब दे रहा। देखो बहुत पीछे जा रहा हूँ मैं जी। जैसा इंदिरा गांधी अपने हिंदुस्तान के ऊपर जब पंतप्रधान थी, जी जी, जब उनकी हत्या हुई जी, तो गद्दी पे बिठाने के लिए जो है तो कोई था ही नहीं। अच्छा, और उस वक्त राजीव गांधी साहब लंदन में थे। अच्छा, तो किसको लाया जाए, कहा कि उनका बेटा है गद्दी पे। जब तो राजीव गांधी को सियासत के बारे में एक तिनका भी नहीं मालूम था। अच्छा, सुन लो पॉइंट की बात बता रहा हूँ, ये जनता की भी समझ में आ जाए। हाँ, जैसा आप बोलते हैं कि भाई कांग्रेस के राज में मुसलमानों को क्या मिला, हाँ, सही है ना, सवाल है नहीं, हाँ, कुछ नहीं मिला, लेकिन मुसलमानों को भी कम से कम इतनी जिल्लत नहीं मिली जो आज 2014 से देखने को मिल रही है। सुन लो आप, जैसा उनको गद्दी पे लाकर बिठाया गया तो पहला मुद्दा उनको जो है तो बाबरी मस्जिद का दिया गया कि अब आप सियासत को चमकाना तो चमका दो। उनको कुछ पता नहीं था, उन्होंने जैसा जो है तो इसके अंदर आरएसएस घुसे हुए थे। काय में पहले कांग्रेस को बर्बाद करने का जो प्लानिंग थी, इनमें जो है तो आरएसएस को नेता बनकर घुसाया गया, अंदर के अंदर इसको खोखला किया गया और राज करने की बातें राजीव गांधी के दिल में डाली गई। राजीव गांधी जैसा उन्हें बोलते गए, राजीव गांधी साहब वैसा करते गए। वहाँ से मामला जो है तो कांग्रेस का ढलता चला गया और मुसलमानों को कुछ इसमें आरएसएस वालों ने, लोगों ने जकड़ दिया कि अगर आप ये कम मत करो, यह मत करो। जो मुसलमानों को जो उन्होंने रखे थे वो आरएसएस के लोग थे, कांग्रेस के अंदर जो आरएसएस के भरे थे, उस वजह से मुसलमानों के जो मसले रुके हैं वो कारण है असल में। यानी आप ये बोलना चाह रहे हैं कि सेकुलर पार्टी में जो मुसलमान थे वो कहने कहीं आरएसएस के मतलब इशारों पे काम करने वाले थे। नहीं, उनको पता ही नहीं था ना, ये अंदर की बात थी। ये आरएसएस जब मसला चला था, जो कांग्रेस के अंदर पहले जो पार्टी थे, आज वो बीजेपी के अंदर है। अच्छा, आज वो लौट के बीजेपी में आ गए, यानी घर वापसी कर ली इन्होंने। अच्छा,
उनको मालूम था कि एक दिन अपने को आना है, इसकी हुकूमत बीजेपी की सरकार को बनाना है। ये पूरी टेक्निकल प्लानिंग थी, जो टेक्निक इन्होंने ये तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर वो लोग कामयाब हुए। तो मसला ये है, तो आरएसएस मुसलमान जानते नहीं थे, वो बोलते ना कि अबे उस ज़माने के अंदर मुनाफिक को पहचानना मुश्किल हो जाता ना। आज के दौर में भी मुनाफिक है, मुनाफिक को पहचानना मुश्किल है, कौन अपना है कौन पराया ना, आज के दौर में भी है। तो वही कांग्रेस के राज में हुआ, मुसलमानों ने भी इन लोगों को पहचाने नहीं। लेकिन आज वो कांग्रेस इस वजह से बदलाव हो गई कि मुसलमानों का कांग्रेस ने कुछ नहीं करी। लेकिन मुसलमानों को आज जो तकलीफ पहुंच रही है उस वक्त तकलीफ नहीं पहुंची है साहब। कोई कांग्रेस ने मुसलमानों को कोई अत्याचार नहीं करी, लेकिन कुछ लोग उसके अंदर थे, फिरका परस्त लोग थे, उस वजह से मुसलमानों को थोड़ी तकलीफ ज़रूर हुई है। बाबा आज का मैंने अखबार पढ़ा हूँ, जब बात चल पड़ी है तो पूछ ही लो, क्योंकि बात ज़्यादा मुलाकात भी हमारी आपकी होती रही है। आज अखबार में पढ़ा है कि एक थर्ड फ्रंट बन रहा है, जैसा एक मोदी जी का गठबंधन है तो एक इंडिया का अलायंस है, जिसमें राहुल गांधी, शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, ये गठबंधन, ये 26-27 पार्टियाँ हैं। और अभी साहब का आज ही अखबार में बयान आया है कि तीसरा फ्रंट, यानी तीसरी महाविकास आघाड़ी कह सकते हैं, मोटे समझने के वास्ते पड़ा में, वो बनाने की फिराक में है। 6, 7, 8 पार्टियाँ जो भी होंगी बची कुची। तो फिर अब ये जब तीसरा गठबंधन बनने जा रहा है तो इसको आप कैसा देखते हैं? अब तीसरा गठबंधन सामने तो आना चाहिए ना, कौन सा गठबंधन है, उसमें क्या बड़ा है? मैं खुल के बड़ा ना आपको, उसमें अभिजीत साहब है और दूसरी मायावती के पार्टियां है, पेपर में आया, अभी तय नहीं हुआ है लेकिन आया है, जो इंडिया गठबंधन में नहीं है। मैं तो नहीं समझता हूँ ये जितने भी संगठन जितने जो बने नहीं है तो असद साहब को लेंगे करके, वो सब जानते हो, सबको मालूम है असद साहब आगे इसके अंदर तो पूरा मामला जो तो ख़राब हो जाएगा, सब जानते। और जो बी टीम चलती है ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हकीकत बात है। आज औरंगाबाद के अंदर भी आप देख लो जी, आज कई के मुद्दे हुए, इतना बड़ा मुद्दा हुआ अपने राम मंदिर जैसे इस पे जी, इसके पीछे किसका राज था? ये तो खोल के बात दब गई। सीबीआई जांच होंगी, सब संगठन वालों ने उठाए, बड़े बड़े राजकारणी लोगों ने उठाए, हम ऐसा करेंगे, फलाना उठेंगे, वो मामला दब गया। तो यही ऐसी होता है, ये जो मसला है। आज जब एमआई मिटेंगे तो ये समझ लो मुसलमानों की प्रगति होंगी और मुसलमानों की भी तरक्की होंगी। एमआई मिट्टी है इंडिया से, तो मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कहीं मुसलमानों की तरक्की होगी, मुसलमानों को आरक्षण भी मिलेगा। यही वजह है तुम 23 की बात करते हो, यानी जो बातें करते हो यानी तोड़ने वाली वादी करते हो कि भाई हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, फला अलग। ये वजह से जो मसला जो रुका हुआ है मुसलमानों का, इसका कारण वही जो तुम गलत बात करते हो। वो भी तस्वीर आते कहा कि भाई तुम ज़बान से मारते, ये कलम से मारते हैं हमको। फिर मसला यही चल रहा है, ये कलम से मारते और तुम ज़बान से मारते। अब उसके पीछे बोलने का तुम्हारा क्या अंदर का प्लानिंग है, क्या राज है, तुम्हारी क्या टेक्निकल बातें, ये हमको नहीं मालूम। मैं खोल के तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ राज है। जब खोल के तुम बोलते, कहीं देखने को मिला है जी, बस सबके कहीं एक आधा बीजेपी के खिलाफ चलता तो उसके ऊपर झूठे एफआईआर पड़ जाते, एडी पीछे लगाई जाती, बड़े बड़े उनके ऊपर जो तो ये लगाए जाते। हाँ, आज तुम्हारे पास कौन था केस भरा? पे मामूली तुम्हारे पास एक केस भरा तो केस बर्खास्त हो जाता तुम्हारा पर। अरे भाई समझने की बात है, तुम्हारे ऊपर यानी कहीं कांग्रेस के ऊपर हो, राष्ट्रवादी के अंदर हो, शिवसेना वालों के ऊपर ईडी लगाई गई। हाँ, बड़े बड़े नेता को अंदर डाल दिया गया। हाँ, बड़े बड़े वहाँ पे आज जेल काट रहे कई लोग। अरे भाई तुम्हारा बाल बाका नहीं हुआ तो फिर हमने क्या समझना, हमने क्या समझना? ये तो साहिब नज़र आता कहीं ना कहीं तुम्हारा साठगांठ है, और सिर्फ तुम मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहे हो, यानी कहीं भी जो तो अपना क्रेडिट लेने का काम करते हो। ये मसला चल रहा है जो मुसलमान नुकसान में चल रहा है। बाबा जैसा आपने कहा कि ईडी लगा देते हैं, सारी बातें, लेकिन ईडी या सीआईडी जो भी सीआईबी है वहीं लगता है कि जहाँ पर बस सबूत मौजूद है, सारी बात है, शक शुबा, या उन्होंने ऐसा कुछ किया है गैर कानूनी, तो कानून के अंदर भी मतलब ऐसा इतना अंधेरा नहीं चलता ना। अब इनके पास कुछ है ही नहीं, ये है कितने कि पूरे इनके सब ये तो हुकूमत में थे, अरबों खरबों रुपये की खजाने की चाबी थी, इनकी आमदार खासदार है, इनके ये क्या कर सकते हैं? जो भी निधि आ रही उसमें तो खर्चा करेंगे ना, एक मोटी मोटी बात। इनके पास ऐसे कौन से होंगे जैसा आप बता रहे? देखो साहब, ये बातें तो अब खोल के बोलने की नहीं है। जैसा भाई ये भ्रष्टाचार है, ईडी उसके पीछे लगती है, तो आप किसका कितना भ्रष्टाचार है ये तो जनता ही जानती है। जो आदमी के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे नहीं होते, आज वो कई हज़ारों करोड़ का मालिक बन जाता है। तो ये क्या है? जो आदमी को इलेक्शन लड़ने को पैसे नहीं रहते, जो चंदा देकर इलेक्शन किया जाता है जी, और आज इतने प्रॉपर्टी का तुम मालिक होते हैं, ये सब भ्रष्टाचार है साहब। आप हमको बोलने को मत लगाओ। आप यानी मीडिया वाले तो ऐसा आदमी को जो उकर के जो निकालते हैं ना, बहुत अलग बातें होती है। जैसा भाई इन्होंने भ्रष्टाचार करेंगे, ईडी होंगी,
सब भ्रष्टाचार ही है। ये सब भ्रष्टाचार उससे ज़्यादा, देखो कोई 1 पैसा है, कोई 2 पैसा है, कोई 100 पैसा है जी। आज के लोग तो मैं बोलूँगा 100 पैसा है, जो उन्हें करे इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इतना भ्रष्टाचार नहीं करे कि जनता उसमें परेशान हो जाए। जी। इतना उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं करे पिछली सरकारों ने, जो जनता उसमें परेशान हो जाए। जनता को भी अल्हम्दुलिल्लाह हर गरीब से गरीब जब देखता तो 10-20 हज़ार रुपये उसके जाने उसके मसले मसाइल को मिलते थे। आज गरीब के पास 1000 रुपये जल्दी नहीं मिलते साहब, आज की सरकार के दौर के अंदर। और उस ज़माने के अंदर कांग्रेस के राज की हुकूमत की बात कर रहा हूँ, कई गरीब की गरीब यानी कोई कचरा चुनने वाला भी है तो उसके घर में 10 से 20 हज़ार रुपये निकलते थे जी। पर आज अच्छे से अच्छा व्यापार करने वाला, अच्छे से अच्छा धंधा करने वाले के घर में 20 हज़ार रुपये मिलते। तो बताओ भ्रष्टाचार किसका ज़्यादा हुआ? तो पहली सरकार का या ये आज की सरकार का? भ्रष्टाचार सभी करते हैं, लेकिन उसका मुद्दा बनाया गया, उसको ज़्यादा उछाला गया। भले उन्होंने एक तिनका करे, तिनकों को जो है तो उसको बड़ा मुद्दा बनाकर जो है तो उनके ऊपर ही ईडी का ये लाया गया और उनको जो तो आरोपी बनाया गया। इस तरह से आपने समाज सेवक साहिब खान पठान उर्फ बाबा की बात को सुना, और हमारा आने का एक ही मकसद था कि महिला मुस्लिम आरक्षण और ओबीसी आरक्षण। अब बहुत सी बातें आई हैं, उसमें बहुत सी बातें आरोप पे आधारित भी रहती हैं, वो तो जांच का विषय है, उसमें हमको ज़्यादा कह नहीं सकते हैं। एक बात बहुत खुल के बात समझ में आई है कि मुस्लिम आरक्षण के ऊपर जो जितनी बातें हो रही हैं, जैसा इन साहब ने कहा है कि मराठवाड़े में, महाराष्ट्र में, औरंगाबाद ज़िले में कई वक्फ की ज़मीनात हैं, और मुस्कान का जो लड़की का हिजाब का मसला आया था, इतने अलग अलग पार्टियों के मुसलमान नेता हैं, अलग अलग पार्टियों के संगठनों के, वक्फ बोर्ड से नुमाइंदगी करके आप ऐसा कॉलेज नहीं खोल सकते महिलाओं का जिसमें हर धर्म समाज की महिला आए, लड़कियां आएँ, मुस्लिम बच्चियां भी आएँ, हिजाब के साथ आए, नहीं कर सकते। पॉलिटिकल में कितनी महिला मैदान में आएंगी? महाराष्ट्र की अगर बात करें तो कितनी आएंगी? एक अकेली फौजिया मैडम खान साहिबा है, वो आपके सामने है, और क्या हुआ है क्या नहीं वो भी आपके सामने है। तो साहब ने खैर कुछ बातों से, बहुत सी बातों से आप नाराज़ होंगे, इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, वो अलग बात है, क्योंकि लोकशाही है, हर एक को अपनी बात रखने का, राय रखने का अधिकार है। सामने रखा है, कितना सही है क्या गलत है वो जानते गलत में। लेकिन एक बात का समर्थन तो मैं ज़ाती तौर से करूँगा कि ये कड़वा सच है कि औरंगाबाद ज़िले में, मराठवाड़े में वक्फ की ज़मीनात है, और मुसलमानों की अगर, महिलाओं की अगर कॉलेज की बात करते हैं, हज़ारों मुस्लिम लड़कियां का विकास होगा। अगर पूरे महाराष्ट्र में 2 अगर मुसलमान MP महिला चुन के आती हैं या 2 आमदार चुन के आती हैं तो क्या होने वाला है? वही होने वाली सरकार चाहेंगी, जो निधि देंगे उसमें से विकास होगा। लेकिन अगर मान लीजिए अगर 25 कॉलेज बनते हैं पूरे मराठवाड़े में, 25 कॉलेज साइंस के, इसके उसके अलग अलग, तो कितने मुसलमान बच्चों का फायदा होगा। मैं खाली हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें हर हमारी बिछड़ी जाति का, हमारी जो दलित समाज है, आदिवासी है, वो बच्चों को फायदा होगा जो चाहती है कि हम सुरक्षित माहौल में पढ़े। आज चालू का माहौल क्या चल रहा है? छेड़छाड़ हो रही है, जैसा अखबार से पढ़ने को मिलता है। तो ये बहुत जरूरी है, ये संविधान ने हक दिया है, ये संविधान ने हक दिया है। जो बैठे कहते हैं ना संविधान बचाओ बचाओ, अरे संविधान में जो अधिकार दिया है पहले उसको बचाओ, उससे फायदा उठा लो। पता नहीं आने वाला कल सूरज कैसा निकले। कम से कम जो आप कॉलेज कायम कर देते हैं, अगर 50-60 हज़ार मुस्लिम महिलाओं का, बच्चों का फायदा हो जाता है कानूनी अंदाज से, लोकसभा अंदाज से, बहुत बड़ी बात है। पूरे महाराष्ट्र में 2 मुस्लिम महिला आमदार या खासदार, और एक तरफ 20,000 मुसलमान की बच्चियां एजुकेटेड में जा रही है, कलेक्टर बन रही है, कमिश्नर बन रही है, आला डिग्री पे जा रही है। क्या बेहतर है? दोनों में रास्ते खुले हैं, कानून जिंदा है, अदालतें जिंदा है, अधिकार जिंदा है, सब कुछ जिंदा है। मरा क्या है? ये सवाल आपसे पूछता हूं, मरा क्या है? और ये अधिकार भी मैं लोकतंत्र के माध्यम से पूछ रहा हूं, मैं किसका समर्थन भी नहीं कर रहा हूं। ये आपको सोचना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे यार ये बहुत ज्यादा बोल देते हैं, ऐसा नहीं पूछना चाहिए, वैसा नहीं पूछना चाहिए। मैं उनको पूछना चाहता हूं जो ऐसा सोच रहे हैं, क्या सही चल रहा है आज? अगर मैं लोकशाही माध्यम से, इंसानियत के नाते, समाज हित के नाते अगर कुछ अच्छी बात कह देता हूं, 2 कदम आगे बढ़ के कह देता हूं, तो क्या बुरा है साहब? आपको समर्थन करना चाहिए। और यह सवाल उन बड़े नेता पूछना चाहिए, आप क्या कर रहे हैं, क्या करें? जितनी ताकत से आज लोकसभा में लड़ा जा रहा है, उतनी ताकत से आज पूरे मराठवाड़े में, महाराष्ट्र में अगर मुसलमान बच्चों, गरीब बच्चे, देहातों में, ग्रामीण में अगर कॉलेज कायम करे, स्कूल कायम करे, कितना फायदा होगा। कि वो फायदा नहीं है कि मुसलमान खाली 1-2 महिला आमदार बन जाए, खादर बन जाए, हो गया विकास। अजीब गरीब सियासत है, दिमाग की बाहर की बात है। अब बड़ों की बात बड़े जाने, बहरहाल तमाम बातें जनता की अदालत में आपको तय करना है। और खुदारा कमेंट के अंदर लिखो, अगर मेरी बात से सहमत है लिखो कि सही बोल रहे हैं, और जो नेताओं को अपना नेता मानते हैं उनसे गुजारिश करो, दरखास्त करो कि आप ये काम पहले करो। आज आरक्षण के लड़ेंगे, 20 साल निकल जाएंगी, एक पीढ़ी खप जाएंगी।
आपसे गुजारिश है कि थोड़ा में समझ जाइए और जो विकास की बात है, डेवलपमेंट की बात है, पहले उसके ऊपर करो, वरना क्या चल रहा है क्या सब छोड़ो। आज जो मुट्ठी में है, जो आप कर सकते हैं, पहले वो कर गुजर जाइए। कल का अल्लाह मालिक है। आप देखते रहिए एसडीएम न्यूज़ चैनल।